Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all on the PW IIT Jam and CSI Net YouTube channel. तो जैसा कि आपको कुछ दिन पहले ही मैंने अपडेट किया था कि बाग का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है फॉर द 2026 फॉर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए, राइट। अब उसी का उन्होंने कंप्लीट, जैसे हमें पता था कि एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, सो फाइनली हमारे बाग 2026 के फॉर OCS आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं। अब इसके साथ इन्होंने कंप्लीट ब्रोशर दिया है जिसमें आप लोगों को इतने सारे डाउट्स थे रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस, सारी चीज़ें आज वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इसका सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा डिस्कशन है दिस इज फॉर द बार OCS एंड DGFS 2026 उनका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। और इवन आप ये जो ब्रोशर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड कर बार्क OCS की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बार्क OCS की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं, एक मिनट, ये रहा, ये बार्क OCS की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आप देखो यहाँ पर लिखा है प्लीज रेफर टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर द OCS DGFS 2026 प्रोग्राम। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ग्रुप ए पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो किसने रिलीज की है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रिलीज की है। और ये इनका एक ट्रेनिंग स्कूल, बेसिकली आप ये कह सकते हो थ्रू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स ट्रेनिंग स्कूल्स। यहाँ पर दो प्रोसेस है इनकी हायरिंग के फॉर साइंटिफिक ऑफिसर। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, एक है OCS और एक है DGFS। OCS में जो ट्रेनिंग है या जो इसमें स्टार्टिंग का 1 ईयर रहता है वो ट्रेनिंग के लिए रहता है, और जो DGFS है उसमें स्टार्टिंग के 2 ईयर्स होते हैं जो आपके ट्रेनिंग के लिए रहते हैं। उसके बाद उस ट्रेनिंग में आप कैसा परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे आगे आपका फर्दर सिलेक्शन होता है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। इसमें इनका क्राइटेरिया होता है कि इस 1 ईयर में आपको एटलीस्ट इतने % मार्क्स स्कोर करने होंगे अकॉर्डिंग टू दैट। तो अब अगर हम बात करें इसके साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेनिंग स्कीम के बारे में, साथ ही के साथ अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात करें तो जैसा कि देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि इसमें जो ओरिएंटेशन कोर्स होगा वो बेसिकली 1 ईयर का होगा। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी आफ्टर द इंटरव्यू जो आप जा सकते हो, जहां पर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, वो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, या फिर राजा रमन सेंटर फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, हैवी वाटर बोर्ड मुंबई, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। ये सारे वो सेंटर्स हैं जहां पर आपको पोस्ट किया जा सकता है आफ्टर द इंटरव्यू अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। अब जो OCS है उसमें 1 ईयर ट्रेनिंग होती है और DGFS में 2 ईयर ट्रेनिंग होती है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात करें तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो ट्रेनिंग में एम्प्लॉयमेंट अमाउंट है वो दोनों के केस में ही सेम है, ठीक है। ट्रेनिंग में जो एम्प्लॉयमेंट अमाउंट है वो दोनों में ही सेम है एंड दैट वाज द 74,000 पर मंथ, ठीक है। आफ्टर जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो पे रहेगा मतलब इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस, जो आपकी सैलरी रहेगी वो लगभग वो होगी भाई आपकी 1,34,000, ठीक है। ये आप ज्वाइन कर सकते हो जस्ट आफ्टर MSc। और इसका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में MSc है। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट फिलहाल MSc फाइनल ईयर में है, राइट, तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेरी आप लोगों की आ रही थी, तो MSc फाइनल ईयर में बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, और जो MSc पास आउट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इन्होंने देखो क्लियरली हाईलाइट की है वो ये है, who score minimum 35% in individual subject and minimum 50% aggregate in OCDFS training program on overall basis on the
completion of the OCDF training program is declared to have passed the OCDF course successfully. मैंने आपको बोला था ना, इन्होंने अपना एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि आपको इतना मिनिमम परफॉर्म करना होगा, उसके बाद आपका फर्दर सिलेक्शन होगा। तो ये चीज आपको वहां पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ हमारी पे स्केल्स की भी, एज वेल एज जो इसके अंदर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा वो। अब अगर हम बार OCS के थ्रू जाते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस 2 लेवल सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक, आपको पहले इसका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में या तो आप बार्क का खुद का जो एग्जाम होता है वो क्लियर करें, या दूसरा होता है हम गेट का स्कोर यूज कर सकते हैं, मतलब गेट एग्जाम के थ्रू भी आप जा सकते हो। बट गेट का स्कोर अगर आप यूज करोगे तो गेट में आपकी बहुत ही डिसेंट रैंक होनी चाहिए। सो इसीलिए ये खुद भी रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप बार्क का एग्जाम दें और उसके थ्रू जाएं। अभी मैं आपको एग्जाम का पैटर्न भी बताऊंगी। तो बार्क का एग्जाम वैसे क्रैक करना गेट के एग्जाम के कंपैरिजन में रिलेटिवली इजी है। ओके, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि देखो इन्होंने बोला है ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे भी जा सकते हो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर भी आप जा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट में सेलेक्ट होंगे उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू के लिए इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी है, वो ये है कि देखो जैसे कि आपका जो इंटरव्यू का जो नॉर्मल जो ड्यूरेशन होगा वो मई जून के आसपास रहने वाला है। इसी में आपके इंटरव्यूज होंगे, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनका। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप सिलेक्शन के लिए, मतलब लेट्स से अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप इंटरव्यू देने अगर मुंबई जाते हो तो ये आपको आने जाने का फेयर भी प्रोवाइड करते हैं। ये रहा, दैट्स व्हाट आई एम सर्चिंग, कि आउट स्टेशन एप्लीकेंट्स विल बी पेड 2-way नॉर्मल AC 3 टायर ट्रेन फेयर टू अटेंड द सिलेक्शन इंटरव्यू। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो वो AC 3rd टायर का आपको टिकट भी प्रोवाइड करेंगे, दोनों वे का, मतलब घर से वहां पर बाग तक जाने का और बाग से आपके वापस घर आने का। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, राइट। चलिए आगे अगर हम बात करें जिसका शायद सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को वेट है, एंड दैट्स अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो इंपॉर्टेंट, ये तो जो फर्स्ट इन्होंने दिया है दिस इज फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो जो भी अगर किसी ने लेट्स से यहाँ पर लिखा भी हुआ है बीटेक किया है या फिर BSc इंजीनियरिंग की है या फिर किसी ने 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक किया है, इन सब का ये पूरा का पूरा इसमें मेंशन किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि इस एग्जाम के लिए 2 ही स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, फर्स्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और दूसरा साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। ओके, अब अगर आप फिजिक्स डिसिप्लिन में अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन स्टूडेंट है जो अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन है जो नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिन्होंने भी MSc की है या तो इंटीग्रेटेड MSc की है या केवल MSc इन फिजिक्स किया है, वो सभी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। देखो इन फिजिक्स विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एट BSc BTech BSc इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सभी के सभी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके मिनिमम परसेंटेज कितने होने चाहिए, 60% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इन BSc एज वेल एज इन MSc, राइट। इसके अलावा जैसे कि अब उनके बारे में बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट है जो इस डोमेन में अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने MSc नैनो साइंस या टेक्नोलॉजी में किया है, MSc मेडिकल फिजिक्स में किया है या MSc केमिकल फिजिक्स में किया है या MSc एस्ट्रोनॉमी में किया है, जियो फिजिक्स में किया है या एमटेक इन फिजिक्स किया है, तो ये स्टूडेंट्स फिजिक्स डिसिप्लिन के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर केमिस्ट्री डिसिप्लिन की बात करें, आपका कोड जो रहेगा वो 42 है भाई। यहाँ पर अगेन वही MSc केमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री जिसने भी किया है वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इन्होंने देखो यहाँ पर मेंशन की है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ना इस बात को। ये तो ठीक है विद फिजिक्स अप टू BSc और अप टू आपका जो भी 5 ईयर प्रोग्राम है वो, एंड मैथमेटिक्स एट स्टैंडर्ड 12।
मीन्स जो भी स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री कर जिन्होंने भी किया है, अगर वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। इस बात को स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स गौर करेंगे जिन्होंने पीसीबी लिया था 11th-12th क्लास में। तो अगर आपने मैथ्स एडिशनल ऐड किया हुआ है तब तो अच्छा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 12th क्लास में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, या तो 12th क्लास में होना चाहिए या फिर बीएससी पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने कंडीशन स्पेसिफाई की है। अगेन यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। नैनो साइंस में जिसने एमएससी की है, या नैनो टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, अप्लाइड केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, राइट, ये सारी वो केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, या फिर लेट्स से आपका अप्लाइड नेचुरल साइंस है, या एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एटसेट्रा, these are not eligible in applying for the chemistry domain। ठीक है, सो एमएससी इन केमिस्ट्री जिसका स्पेसिफिकली है वो यहाँ पर क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बायोसाइंस के बारे में। बायोसाइंस डिसिप्लिन में कौन कौन जा सकता है? तो जिसने भी एमएससी लाइफ साइंस में किया है, बोटनी, जूलॉजी, ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, राइट, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, ये देखो बहुत अच्छी चीज है। जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी में एमएससी की है वो भी यहाँ जा सकते हैं भाई, ठीक है। या फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपके यहाँ मेंशन की गई है। बट अब इम्पॉर्टेंट है कि कौन यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है, लाइक मेरीन बायोलॉजी, बायो एनालिटिकल साइंस, होम साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, राइट, क्लाइमेट साइंस, वायरोलॉजी, राइट। तो ये स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं भैया। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका जियोलॉजी डिसिप्लिन में। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आपने एमएससी या एमटेक जियोलॉजी में किया हो या अप्लाइड जियोलॉजी में किया हो, ठीक है। और ये ध्यान रखना बीएससी लेवल पर आपके पास जियोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगेन परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर भी वही है। अब इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकता है? लाइक एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, जियो केमिस्ट्री, ये स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, और फिर से जियो फिजिक्स में जो जिन्होंने एमएससी जियो फिजिक्स में अप्लाई किया है, सो एमएससी जियो फिजिक्स में किया है, वो ध्यान रखिए उनका कोड जो है वो 46 है, वो 41 कोड में अप्लाई नहीं करेंगे, फिजिक्स वाले कोड में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एमएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं है, एमएससी फाइनल ईयर एज वेल एज जो एमएससी कर चुके हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर दे रखी है इन्होंने एज लिमिट, ठीक है। तो जो मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो इनकी एक फिक्स है, उसी को आपको फॉलो करना होगा। तो अगर हम बात करें मिनिमम एज लिमिट, तो ये है कि एवरी एप्लीकेंट हैव एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और दूसरा जो है जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम एज लिमिट जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो 26 ईयर है। और अगर ऐसा है कि ओबीसी में 29 ईयर्स है, एससी एसटी में 31 ईयर्स है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो था आपका बेसिकली फॉर द एज लिमिट। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फी अगेन यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के, उन सभी की फीस है 500 रुपये। और जो भी आपका लेट्स से एससी एसटी में आते हैं जो भी कैंडिडेट्स, या फिर जो फीमेल कैंडिडेट है सभी कैटेगरीज की, उन सभी को कोई भी फीस नहीं देनी है। ओके, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आज जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि एप्लीकेंट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट और अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम इन एकेडमिक ईयर 2026 में आल्सो अप्लाई फॉर द ओसीएस एंड डीजीएफएस 2026 प्रोग्राम। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल नोट भी इन्होंने डाला है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। और आगे हमारे लिए ये आपको आज से इनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, राइट। और ये जो साइट है
यहाँ पर आपको अप्लाई करना है www.barkocsexam.in। इस साइट पे जाकर आपको ये पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और जो फॉर्मेट इन्होंने बोला है इमेज के लिए, आपकी फोटो के लिए, उसी डायमेंशन में रखना आप अपनी फोटो। फिर बाद में ये होता है कि फॉर्म सेलेक्ट नहीं हुआ, ये सारी प्रॉब्लम ताकि आपको ना आए, ठीक है। तो साइट क्या रहेगी आपकी, www.barkocsexam.in, राइट, ओके। ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेंट डिड नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट सच एज प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट या एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर अवेलिंग फी एग्जेम्पशन ऑफ एप्लीकेशन और हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। ऐसा कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि बार्क के ऑफिस में सेंड करना है, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखो ये इन्होंने आपका फ्लो भी बता दिया है। तो क्या रहेगा आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म का जो फ्लो है वो एकदम पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट जनरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो गया है या नहीं, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है भाई, ये फिर से इन्होंने आपको क्वालिफाइंग डिग्री के बारे में बताया है, ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री के बारे में बताया है, राइट। ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। ये ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न है, अब सुनना ध्यान से। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके बारे में सारी की सारी डिटेल इन्होंने दी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले, और जितने भी करेक्ट क्वेश्चन होंगे उन सभी के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और जो इनकरेक्ट होंगे उसके लिए -1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, -1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। आप सोच के देख लो, आपके पास 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है, तो आपके पास पूरा 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपको आंसर पता है तो आप उसको मार्क करेंगे, बहुत मिनिमम कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। इवन जो जहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है उन क्वेश्चंस को हमें स्किप ही करना होता है, राइट। तो यहाँ अगर आप बाकी जो भी इस लेवल पे जो एमएससी आपने जिस भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में किया है उसके बाद लाइक आप नेट का एग्जाम देते हो, गेट का एग्जाम देते हो, जेस्ट का एग्जाम देते हो, राइट, या फिर आप जैसे बायो की मैं बात करूँ तो उसमें एक डीबीटी जेआरएफ भी शायद अलग से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं अपना। तो जो भी आप अपना एग्जाम डिफरेंट लेवल पर देते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो उन्हीं सभी एग्जाम्स के लिए जो आप सिलेबस पढ़ते हो मोर और लेस आपका वही सिलेबस यहाँ पर होता है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है एग्जाम पैटर्न। और दूसरा यहाँ पर जो आप सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपकी एक्यूरेसी एंड द स्पीड। जैसे अगर मैं नेट की बात करूँ तो नेट में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चंस बार्क के प्रीवियस ईयर पेपर में देखे गए हैं, ठीक है। और अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो तो आप भी ये सेम चीज फील करेंगे, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें कि जैसे ये स्पेसिफाई भी करने हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस फॉर द ऑनलाइन एग्जाम इज स्पेसिफिक टू द साइंस और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन डिसिप्लिन विच अ कैंडिडेट हैज सेलेक्टेड। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस लेवल के होंगे ये क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हैं। द क्वेश्चंस आर इंटेंडेड टू assess the basic understanding of subject in the area of science and engineering exam discipline selected by the candidate, okay। और important बात क्या है कि यहाँ पर देखो emphasize would be on knowledge and problem solving ability rather than on the memory of the candidate।
जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा आर नॉट असिस्ट। मतलब भाई आपका कोई इंग्लिश का पेपर या कोई एप्टीट्यूड का एग्जाम नहीं है, कोई रीजनिंग का एग्जाम नहीं है, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज प्रॉपर तरीके से टेस्ट की जाएगी। पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव एग्जाम ये नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उसका आंसर जानते हो, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर आप उस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते। बात इतनी ही है, राइट? ठीक है भैया। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, ठीक है। और देन नेक्स्ट आपका आता है, इसमें इन्होंने सिटीज भी दी हैं, ठीक है, इस ब्रोशर में इन्होंने सिटीज के बारे में भी बताया है, ठीक है। चलो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसका एक बार आप सभी स्टूडेंट्स जरूर स्क्रीनशॉट ले लें जो सीरियसली इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है आज से 22 दिसंबर से, और कब तक चलेगा? 21 जनवरी तक चलने वाला है। करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होगी वो 7 से 14 फैब के बीच में रहेगी, और जो जो भी आपकी ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू होगा, मतलब अल्टीमेटली आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका 25 फेब को आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम 14 और 15 मार्च को होने वाला है, तो ये ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। इसी के आसपास हमारा गेट का रिजल्ट भी आता है, राइट। और इन्होंने बोला भी है कि गेट स्कोर आप अपलोड कर सकते हो 26 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में। ये विंडो दी गई है, इससे ना आप बाद में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हम उनको मेल कर देते हैं और ये हमारा गेट स्कोर कार्ड है, नहीं होगा वो एक्सेप्ट, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द सिलेक्शन इंटरव्यू, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में, और ये इनके ऑफिशियल पोर्टल पे ही पता चलेगी, कोई आपके पास ऐसा स्पेसिफिक मेल नहीं आने वाला है, राइट। और अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, मीन्स आपके पास एक 20 टू 26 अप्रैल की एक विंडो रहेगी जिसमें आप अपना स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट इंटरव्यूज के लिए सेलेक्ट हुए होंगे, मीन्स पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपके पास एक विंडो आएगी 20 से 26 अप्रैल के बीच में, जिसमें आप अपना स्लॉट डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी डेट चूज करनी है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप चूज करिएगा। और जो फिर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू चलेगा 12 मई से 12 जून, एक महीने चलता है इनका इंटरव्यू। अब इसी के बीच में आपको अपना इंटरव्यू डेट सेलेक्ट करनी है। कुछ स्टूडेंट 25 मई जून कर सेलेक्ट करेंगे, कुछ फर्स्ट वीक ऑफ जून सेलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर फॉर जो भी इसके अलावा आपकी कमिटमेंट होगी उसको कंसिडर करते हुए इसे चूज करिएगा। इसमें फर्दर चेंज का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मैम गलती से एक बार मैंने तो 25 मई चूज कर लिया, लेकिन 25 मई को तो मेरा कॉलेज का एग्जाम है, फिर आप कॉलेज के एग्जाम की ही डेट भले ही चेंज करवा सकते हो, ये चीज चेंज नहीं होगी। या तो फिर आप ये स्किप कर देना या फिर आप अपने कॉलेज के एग्जाम की डेट चेंज करवाना, तो ये चीज आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो भी स्टूडेंट्स फाइनली सेलेक्ट होंगे आफ्टर द इंटरव्यू एज वेल, तो वो लगभग उसका पता चलेगा आपको लास्ट वीक ऑफ जून में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बिहाफ पर बता दिया है कि क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मार्क्स का ध्यान रखिएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए एक एक इन्फॉर्मेशन आप बहुत ही केयरफुली फिल करना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बार्क OCES एंड DGFS 2026 एग्जामिनेशन। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो चुका है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी है www.barkoces.oces.exam.in, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ध्यान रखो, आपको इसके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो आपने नेट के लिए पढ़ा है, जो आप गेट के लिए पढ़ रहे हो, वही सारी चीजें आपको इसमें हेल्प करेंगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि आप स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी, जैसे गेट में स्टार्टिंग में 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप स्पीड पर सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइमर के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी।
ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म, अगर जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड है, इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, वो सभी स्टूडेंट्स केयरफुली अपने एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करना। हर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, जो भी आप मेल आईडी देंगे, राइट, वहीं पर आपका फर्दर कम्युनिकेशन होता है। सो इसीलिए उनको बहुत ही अच्छे से फिल करना। और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।